आज हम लोग देखेंगे प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन का इशू। अच्छा, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है निजीकरण का कि सरकारें निजीकरण क्यों करती हैं। सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो खरीद रहे हैं। अच्छा, इस पे ये इशू बहुत बड़ा है। डिबेट डिबेट बढ़ा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो ये रिसेंट इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये डिबेट जो है फिर से आ गया। जैसे गवर्नमेंट ने अभी एयर इंडिया को सेल कर दिया, एयर इंडिया बेच दी, टाटा ग्रुप ने खरीद ली एयर इंडिया को। पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसको भी बेच दिया। एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, एलआईसी ने सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी लेके आई है। ऐसे ही बीपीसीएल, बीएसएनएल, बैंक प्राइवेटाइजेशन ये सब चल रहा है। बीपीसीएल बीएसएनएल को तो अभी बस कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है इलेक्शंस के इश्यूज के चक्कर में। बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोल भी दिया आईडीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको प्राइवेटाइज करना है। तो मतलब ये निजीकरण किया क्यों जाता है, हम लोगों को आज ये समझना है। और इसको हम समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये इशू ऐसे समझ में आता नहीं है अगर जब तक आपको कोई थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी ना पता हो कि क्यों नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण, और क्यों निजीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा भारत की हिस्ट्री में भी। और ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये आए कहां से कि निजीकरण अच्छा है या राष्ट्रीयकरण अच्छा है, कौन सी चीज अच्छी है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी पहले हिस्ट्री समझते हैं। और वैसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए ये सब चीजें। ये आदमी है एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, और वो था फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट कि बाजारों को खुला छोड़ दो। अच्छा, इससे पहले क्या होता था समझना कि एडम स्मिथ के पहले क्या होता था कि जो भी मोनार्कीज होती थी, राजतंत्र, हर जगह राजा ही होते थे, तो राजा होते थे वो लोग मार्केट को कंट्रोल करते थे। वो डिसाइड करते थे कि किस चीज का उत्पादन कितना होना है, ये कैसे होना है, और किसकी क्या कीमतें तय करनी, ये सब राजा कंट्रोल करते थे, या अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी सत्ता होती थी वो कंट्रोल करती थी। अच्छा, एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट का विरोध किया। उन्होंने बोला कि भाई इससे कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। चल रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ इंसान अचीव कर सकता है वो नहीं हो पाएगी। वो तब हो पाएगी जब मार्केट को फ्री किया जाए और सप्लाई और डिमांड के सिद्धांत पर मार्केट काम करे, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर। और बाजार ये तय करे कि कीमतें क्या होंगी। जिसको खरीदना है वो बाजार आए, जिसको बेचना है वो अपना प्रोडक्ट लेके आए, और फिर वहां पर कंपटीशन होगा और फिर उससे कीमतें डिसाइड की जाएंगी। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट। उसने क्या बोला, लेस इज फेयर बोला है। ये इसकी पॉलिसी को बोलते हैं ना, फ्री मार्केट, रेस्ट्रिक्शन लेस, प्रतिबंध हटा लिए जाए। अच्छा, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। जब इसने ये बात बोली कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबको पता होंगे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के 4 कारक, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, मजदूरी, ठीक है, लेबर, और कैपिटल मतलब पूंजी, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसने बोला कि इनको खुला छोड़ दो, फ्री दे दो, कर दो आप, और फिर आप देखो कि ग्रोथ कैसे होती है। अच्छा, एडम स्मिथ ने अपनी फेमस बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी होगी यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या, इसके कॉन्सेप्ट का रिजल्ट दिखा। ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, यूरोप में इसका रिजल्ट दिखा। और जिन कंट्रीज ने इस पॉलिसी को फॉलो किया उनको बहुत शॉर्ट टर्म में, छोटे से टाइम में ही वो कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई। वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। इंग्लैंड को हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हो गई, फिर वो यूरोप में इतनी स्पीड से फैली, मशीनों से प्रोडक्शन किया जाने लगा। अब क्या हो रहा था कि बाजार की वजह से लोगों को मुनाफा हो रहा था, और इस वजह से लोग नई नई चीजें खोज रहे थे। इस मार्केट इकोनॉमी की वजह से क्या हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुआ, लोगों ने नई नई चीजें खोजी प्रॉफिट के लिए। इसने बताया कि जब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो देश की ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी। और उसने इसको इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, ये इनविजिबल हैंड है, लोग अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हित अपने आप हो जाता। अच्छा, ये चीज होती चली गई। इसी पूरे सिद्धांत को कैपिटलिज्म बोला जाता है, पूंजीवाद। ठीक है, ये पूंजीवाद आया और पूंजीवाद ने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया। अच्छा, इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी हुए। नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए, 2 सबसे बड़े नेगेटिव इफेक्ट। पहला नेगेटिव इफेक्ट, जो ये औद्योगिक देश बने, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बने, यहां पर लेबर्स की हालत बहुत खराब हुई। पूंजी जो थी वो कुछ लोगों के पास आती चली गई, पूंजी का कंसंट्रेशन होता चला गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या कि ये औद्योगिक देशों ने इन्होंने इतना उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया कि ये दुनिया के बाकी देशों में बाहर जाने लगे, यूरोप और अफ्रीका के देशों में, और वहां ये अपनी कॉलोनी बनाने लगे।
और इंपीरियलिज्म या जिसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई। इन्हीं देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया। तो पूंजीवाद ने बहुत ग्रोथ की दी, लेकिन उसके दो साइड इफेक्ट बहुत बुरे निकले। एक तो उसने इतनी एक्सट्रीम इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी, असमानता, अमीर अमीर होता चला गया और गरीबों की हालत खराब हो गई। और दूसरा, जो एशिया अफ्रीका के देश जो औद्योगिक क्रांति में नहीं आ पाए, उनको गुलाम बनाया गया। अच्छा, जब ऐसी हालत हुई तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना था। तो दूसरा आ गया बिल्कुल अपोजिट फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स आया। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी, जिसको कम्युनिज्म बोला जाता है, साम्यवाद बोला जाता है। इसकी फिलॉसफी में ही, इसके वर्ड में ही सब कुछ इसकी फिलॉसफी है। साम्यवाद मतलब समानता लानी। इसने बोला ये जो अमीरी और गरीबी है, ये कैपिटलिज्म की वजह से आया है, पूंजीवाद की वजह से आया है, फ्री मार्केट की वजह से आया है, ठीक है। और अमीर जो लोग हैं, जिसको उसने बुर्जुआ क्लास बोला, और जो गरीब है उनको प्रोलेटेरिएट बोला, सर्वहारा। इसने बोला ये दो ऐसे वर्ग बन गए हैं जिनके बीच में हमेशा संघर्ष होता रहेगा। अमीर कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग गरीब हैं, लेबर हैं, उनकी स्थिति सुधरे। इसलिए उसने नई थ्योरी दी कि अगर ये साम्यवाद हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो पूंजी है, कैपिटल, उसको नेशनलाइज करना पड़ेगा, राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। स्टेट कंट्रोल उसको करे, लोग नहीं कंट्रोल करे, स्टेट कंट्रोल करे। इसलिए कम्युनिस्ट इकोनॉमी नेशनलाइजेशन की बात करती है हमेशा, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो फ्री मार्केट की बात करेगी हमेशा। अच्छा, बात तो इसने बोली, इसने अपनी फेमस बुक्स लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ऐसी बुक्स लिखी इसने बात बोली। अच्छा, इसकी एक और फिलॉसफी है जो इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, आपको पता होनी चाहिए, कि इसने कम्युनिज्म पाने का जो रास्ता बोला वो थोड़ा गड़बड़ बोला। इसने बोला कि ये जो वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल, अमीर और गरीबों के बीच में, ये तभी शांत होगा जब जो गरीब हैं, लेबर्स हैं, वो यूनाइट होंगे, संघर्ष होंगे, और वो एक वायलेंट रिवॉल्यूशन करेंगे, हिंसक क्रांति, तब जाके ये चीज सुधरेगी, सत्ता पर कंट्रोल करेंगे। तो भाई कार्ल मार्क्स बोल के तो चला गया ये सब चीजें। उधर एडम स्मिथ था। अच्छा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर रशियन रिवॉल्यूशन हो गई, रूस की क्रांति हो गई 1917 में, लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन नेता था उसका, और रूस की क्रांति हो गई। रूस की 1917 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रूस में प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रूस ने कहा, अच्छा ये लेनिन ने क्या बोला, लेनिन ने बोला कि हम तो भाई पूंजीवादी देश है ही नहीं, तो हमें दूसरे देशों को गुलाम भी नहीं बनाना है, और हमें लेबर्स के लिए काम करना है, गरीबी खत्म करनी है अपने यहाँ पर, अशिक्षा खत्म करनी। तो लेनिन ने बड़े अच्छे काम किए रूस में। अच्छा, उसी चीज को दुनिया के बाकी देश, जो और खासकर वो देश जो गुलाम थे, जो पूंजीवादी देशों के गुलाम थे, उनका नेचुरल अट्रैक्शन किधर की होगा, रूस की तरफ होगा, लेनिन की तरफ होगा। उन्होंने देखा कि यार ये कितनी अच्छी फिलॉसफी है, वहां पर गरीबों के लिए काम किया गया, पॉवर्टी दूर की गई, अशिक्षा एजुकेशन जो है लाई गई, वुमेन्स को राइट दिए गए ना, तो ये सब काम किए गए। तो भारत जो भी था वो धीरे 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 इसी की तरफ चल दिया, लेनिन की तरफ या रशियन कॉन्सेप्ट की तरफ चल दिया, ठीक है। भारत की आजादी के जो बहुत बड़े लीडर्स थे, ठीक है, वो लोग उससे ही अट्रैक्ट हो गए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। ये इस डिबेट को और आगे ले जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, बस 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। भारत की आजादी की लड़ाई में जो बहुत बड़े लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक कि भगत सिंह भी, ये सब एक तरीके से लेनिन से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, कम्युनिज्म से प्रभावित थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि भारत में गरीबी दूर की जाए, पॉवर्टी दूर की जाए। अच्छा, इसका असर क्या हुआ देखो, लेकिन लेनिन का उद्देश्य वहां पे क्या था, वो रास्ता जो था वो ये था हिंसक क्रांति का। तो भारत ने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हिंसक क्रांति तो नहीं हो सकती भारत में, वायलेंट रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अमीरों को मार दिया जाए। तो एक नया रास्ता सोचा गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, लोकतांत्रिक समाजवाद का। इसमें मतलब क्या है कि हमारे उद्देश्य वही होंगे जो कार्ल मार्क्स के थे, समानता लानी है धीरे धीरे, लेकिन रास्ते डेमोक्रेटिक होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, ठीक है। हम पीसफुली लाएंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएंगे, जो ज्यादा अमीर हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, और पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जमींदारी खत्म करेंगे, जमींदारों से जमीनें ली गई, लोगों को पट्टे बनाए गए ना, लैंडलेस लोगों के, भूमिहीन लोगों के पट्टे बनाए गए। तो ये सिस्टम शुरू किया गया, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और ज्यादातर चीजें राज्य के कंट्रोल में आई। अब अच्छा, यहां से मेन डिबेट शुरू होती है। जब नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को बढ़ावा दिया, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, स्टील इंडस्ट्रीज, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई रूस से ही कोई देखकर, प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की गई।
ना, तो ये सिस्टम चलता रहा। मतलब आपको समझना यह है कि ज्यादातर भागीदारी किसने अपने पास रखी? सरकार ने। बड़े बड़े उद्योग सरकार ने लगाए, लोगों को उद्योग लगाने की पूरी सहमति नहीं थी, सभी उद्योग को लगाने की। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चलता रहा। अब बात आती नेशनलाइजेशन, और फिर एक दौर शुरू हुआ राष्ट्रीयकरण का, जिसको और ज्यादा स्पीड से इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? जैसे ही वो पीएम बनी, सबने सुना होगा कि 1969 में उन्होंने 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया कि ये बैंक जो हैं ये अमीरों को ही लोन दे रही हैं, गांव में लोन भी नहीं पहुंच रहा है बैंकिंग सिस्टम, इसलिए उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेट बैंकों को का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1980 में आकर उन्होंने 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा गांधी ने गरीब, सबने सुना होगा, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया 1971 के इलेक्शन में। तो ये भारत धीरे धीरे सोशलिज्म में और अंदर घुसता चला जा रहा था, और यही टाइम था जब जिसको बोलते हैं कि भारत में लाइसेंस राज शुरू हो गया। लाइसेंस राज का मतलब समझो आप कि कोई भी आपको काम करना है, आपको सरकार से लाइसेंस लेने पड़े, और इतने लाइसेंस कि वो करप्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी थी, ब्यूरोक्रेसी थी, वही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। अब ऐसी हालत में भारत में उद्योग तो जब उद्योगों के लिए क्या चाहिए? फ्री मार्केट चाहिए। अगर कोई उद्योगपति अपना काम करना चाहता है तो वो ये नहीं करेगा साल भर वो लाइसेंस के लिए पीछे भागे, करप्शन में पैसा दे। तो भारत धीरे धीरे इकोनॉमी की दौड़ में जो अर्थव्यवस्था भाग रही थी उसे पिछड़ता चला गया। अच्छा, यहाँ इसी वजह से मैंने चाइना की का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया कि चाइना को भी समझना चाहिए, और ये बार बार वीडियोस में बोल रहा हूँ कि 1980 में 1980 में भारत और चाइना बराबर खड़े हुए थे, बराबर जीडीपी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? चाइना को ये बात जल्दी समझ में आ गई, जबकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, मार्क्स के सिद्धांतों पर ज्यादा जल्दी चला था, ज्यादा फोर्सफुली चला था। उसको समझ में आ गया कि जापान क्या कर रहा है, साउथ कोरिया क्या चल रहा है, ताइवान में क्या हो रहा है, कि वहां कैसे ग्रोथ हो रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, इसलिए बाजारें खोलनी पड़ेगी, उद्योगपतियों को निवेश अलाउ करना पड़ेगा। तो चाइना धीरे धीरे अपनी मार्केट खोलने लगा, लेकिन भारत ने उसको करने में बहुत देर लगा दी। 1991 ये बहुत बड़ी घटना है जब भारत में एलपीजी सुधार हुए, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ये वाले सुधार एलपीजी नरसिम्हा राव की सरकार में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब जाके जब भारत की इतनी बुरी हालत हो गई कि भारत को अपना पेट्रोल डीजल ऑयल खरीदने तक का पैसा नहीं बचा, गोल्ड सोना गिरवी रखना पड़ा, तब भारत ने अपनी बाजार को खोला। कैसे खोला? देखो ये वर्ड सुनो, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, कि सेक्टर्स ओपन कर दिए गए कि भाई चलो हर फील्ड में आप काम करो, प्राइवेट लोग जो काम करना चाहे शुरू करें, कुछ विशेष क्षेत्र बस बचा लिए गए जो सिर्फ सरकार करेगी। ठीक है, जिनको स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला गया, वो आगे मैं बताऊंगा कि कौन से काम सिर्फ सरकार कर सकती है। ठीक है, ऐसे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की शुरुआत की गई, जो सरकारी कंपनियां थी उनको धीरे धीरे बेचा जाने लगा। कैसे? अब देखो, उस टाइम तक सरकार वो काम कर रही थी जो सरकार को नहीं करने चाहिए। जैसे आप समझो, आपको हंसी आएगी कि गवर्नमेंट जो थी वो एक मॉडर्न बेकरी भी चलाती थी, खाना भी सरकारी लोग बनाते थे, होटल्स चलाती थी सरकार स्कूटर बनवाती थी, सरकार एचएमटी जो घड़ियां होती थी वो बनवाती थी, सरकारी कंपनी आईएएस रिक्रूट होते थे, आईएएस एग्जाम निकालते थे और वो फिर होटल के मैनेजर बनाए जाते थे या घड़ी कंपनी में बैठे होते थे। ठीक है, ये काम सरकारें कर रही थी। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ? और लाइसेंस राज चल ही रहा था, तो इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती चली। जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो ये सोचा गया कि सरकार की ये काम नहीं है, होटल चलाना और गाड़ी बनाना ये सरकार का काम नहीं है, कार बनाना। मारुति भी सरकार बना रही थी पार्टनरशिप में, मेन शेयर होल्डिंग सरकार के पास में थी। तो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, उन क्षेत्रों को प्राइवेट लोगों को देना शुरू किया कि वो काम करें, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं। एक आईएएस वो थोड़ी ना जानेगा कि घड़ी कैसी बनाई जाए, मार्केट की पहचान क्या है, वो जो उसका इंटरेस्ट रखता है वो काम कर सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो गई। जी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी देशों के लिए ओपन कर दिया गया, निवेश को बढ़ावा दिया गया कि भारतीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां बाहर भारत में आए और यहाँ पर निवेश करें। और 91 के बाद में आप देखोगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे भागी है। 20 साल के अंदर भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था बन गया और अब जाके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो ये है प्राइवेटाइजेशन की पावर, निजीकरण की पावर, कि कैसे मार्केट में इफिशियंसी आती है या उद्योगों में इफिशियंसी आती है, क्षमता बढ़ती है।
लेकिन अच्छा अगेंस्ट भी है इसके आर्गुमेंट जो मैंने बताया था, कार्ल मार्क्स ने दिए थे, कैसे गरीबी बढ़ती चली जाएगी, कि असमानता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ये सब भी कमियां हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये दो एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं कि बात समझने के लिए। एक है चाइना का एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया। चाइना में जो माओ जेडोंग थे, जिन्होंने चाइना को, जो चाइना में रिवॉल्यूशन की, जिन्होंने क्रांति की, वो जल्दी ये बात समझ गए। उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 टू 62। उन्होंने चाइना में जानबूझकर, उन्होंने ये टारगेट दिया कि चाइना को एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है, खेती पर जो निर्भर अर्थव्यवस्था से निकालकर उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाना है। इसलिए उन्होंने स्टील प्रोडक्शन पे जोर दिया कि स्टील का उत्पादन किया जाए, और इसकी वजह से चाइना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी। चाइना में बोलते हैं कि लगभग 3 से 5 करोड़ लोग फैमिन की वजह से, भुखमरी की वजह से मर गए। खेती का प्रोडक्शन इतना कम हो गया कि माओ चाहते थे कि चाइना एक औद्योगिक नेशन बने, तो उद्योगों पे सरकारों ने खर्चा किया, खेती को इग्नोर कर दिया एक तरीके से, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे चाइना ने 1980 के दशक में आते हुए अपने बाजारों से प्रतिबंध हटा दिए और विदेशी निवेशकों को अलाउ किया, और इससे क्या हुआ, चाइना की इकोनॉमी बढ़ने लगी। 80 में जो भारत चीन साथ में चले थे, आज भारत से वो लगभग 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, चाइना 19.9 मतलब 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ना। तो चाइना ने भी देखा कि प्राइवेटाइजेशन की पावर क्या है। प्राइवेटाइजेशन बोल लो या उसको फ्री मार्केट बोल लो, आप बाजार की ताकत क्या है। सोवियत यूनियन देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सोवियत यूनियन इतना बड़ा देश था, उसने भी, अच्छा कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी, लेनिन ने रिवॉल्यूशन की थी 1917 में। उसके बाद कुछ टाइम तो सिस्टम चला, लेकिन फिर वहां पे हालत खराब होते चले गए, क्योंकि जब आप बाजारों पर प्रतिबंध लगाओगे तो उत्पादन नहीं होगा सही से, अपनी फुल कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, गड़बड़ होता चला गया। जो सोवियत यूनियन था वो यूरोप के बाकी देशों से पिछड़ता चला गया, और इतना बड़ा देश जब ज्यादा गड़बड़ होने लगा, तो देखो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, बहुत पूछे जाते हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, कि उन्होंने जरूरत महसूस की कि मार्केट को, बाजार को खोलना पड़ेगा, ऐसे आप काम नहीं कर सकते, हर चीज सरकार करे, सरकार कंट्रोल करे। और ओपननेस, ग्लासनोस्ट, ओपननेस, मार्केट को या अपनी सरकारों में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, ठीक है। उन्होंने भी ये शुरुआत की, लेकिन हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि 91 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। जब पैसा कम होता है तो मुसीबतें और बढ़ती चली जाती हैं, तो वही हुआ सोवियत यूनियन में। इतना बड़ा देश, उससे 15 देश अलग हो गए, डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसमें एक रूस बना और 14 और देश बने, ठीक है। तो ये तो प्राइवेटाइजेशन, अच्छा ये देखा, इतिहास ने देखा कि कैसे कैसे जो फुल स्टेट कंट्रोल है वो गड़बड़ करता चला जाता है, और जो आपको चाहिए क्या, मार्केट की इफिशियंसी बहुत जरूरी है अगर ग्रोथ करनी है तो ये तो एग्जांपल्स हैं भारत। अच्छा, इसी वजह से भारत ने 1991 के बाद में, 1991 के बाद में भारत ने धीरे धीरे काम शुरू किया, जो मैंने अभी बताया, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाएगा? अब ऐसे तो किया नहीं जाएगा हर कंपनी को तुरंत बेच दो। तो सरकारों ने एक काम शुरू किया और उसको उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, कि वो क्या करेंगी, जो भारत में सरकारें हैं वो अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज से, जो कंपनियां सरकार चला रही उनमें से धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करती चली जाएगी, हर सालाना कम कर की जाएगी। और अच्छा, हर साल का लक्ष्य रखा जाता है और फिर उसको बेचा जाता है, ठीक है। ये शुरुआत हो गई धीरे धीरे भारत में। अब हर साल का टारगेट रखा जाता है, जैसे इस बार 2022 से 23 का टारगेट रखा गया। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं करंट वगैरह में, 65,000 करोड़ रुपीस, 65,000 करोड़ का टारगेट रखा गया कि भारत ये अब स्टेक अपने बेचेगा, ठीक है। तो ऐसे टारगेट भारत ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी बना दी कि हमें 5 साल के अंदर भारत में 6 लाख करोड़ का विनिवेश करना है, सरकारी कंपनियों को बेचना है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन अच्छा, ये डिबेट बहुत बड़ी है कि ये एक हद तक तो सही है, लेकिन एक हद से ज्यादा क्या ये करना चाहिए? जो सरकारी कंपनियां जो प्रॉफिट मेकिंग भी हैं उनको भी क्या बेचना चाहिए? क्या जो गड़बड़ हो रही, मेन मुद्दा तो एफिशिएंसी का था कि वो चल नहीं पा रही थी, तो वो बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम बस थोड़ी चीजें और देखेंगे कि क्या है निजीकरण के लाभ, क्या है और हानियां क्या है निजीकरण की, ठीक है।
अब ये देखो, इसमें ये 4-5 पॉइंट में पूरी जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो हमने लिखे हैं। कि जो पहला तर्क मैं शुरुआत से बता रहा हूँ वो है एफिशिएंसी का, कि निजीकरण क्या करता है, क्षमता को बढ़ावा देता है। उससे क्या होता है, मेरिटोरियस लोग आते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं कि अब वहां पर कोई सरकारी अफसर बिठाया जाए, क्योंकि वो तो सैलरी ले रहा है, उसको प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट हो या ना हो तो वो अपनी सैलरी पे काम करेगा, जितना कर पाता है करेगा। सरकारी काम चल रहा है वो तो होते रहेगा। प्राइवेटाइजेशन से क्या एफिशिएंसी बढ़ती है, पहली चीज। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक उन्नति होती है भारत की। भारत ने देखा कि 91 के बाद में कैसे भारत में आईटी रिवॉल्यूशन आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना पोटेंशियल था, सब दबा हुआ था। जैसे ही भारत की बाजार को खोला गया, भारत में बहुत तेजी से दुनिया का लीडिंग आईटी सेंटर बन गया भारत। कहीं भी देखो भारत के लोग हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आर्थिक प्रोग्रेस होती है। साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, वैज्ञानिक नई नई चीजें खोजी जाएंगी, नई नई चीज उद्योग लगाए जाएंगे भारत में, ठीक है। ये सब पॉजिटिव है। एब्सेंस ऑफ रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसेंस राज की बहुत बड़ी खामी थी ये रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही, मतलब आप चक्कर पे चक्कर लगाते रहो। आपको अगर छोटा सा उद्योग लगाना, पेन बनाने का भी उद्योग लगाना होता था तो उसके लिए कितने लाइसेंस लेने पड़ते थे, कितने सरकारी अफसरों को पैसा देना पड़ता था। तो रेड टेपिज्म का अंत हुआ। और एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य सरकार अभी भी बोलती है वो है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिसोर्सेज, कि सरकार के पास पैसा आ जाता है। अब सोचो 65,000 करोड़ अगर इस साल आना है गवर्नमेंट के पास में, तो उस 65,000 करोड़ से सरकार कोई और काम भी कर सकती है। सरकार उस पैसे को कहीं भी लगा सकती है, ठीक है। नई रोड बना सकती है, नई पुल बनाए जा सकते हैं, नए स्कूल्स खोले जा सकते हैं। तो सरकार के रिसोर्सेज संसाधनों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो निजीकरण के फेवर में बहुत सारी चीजें हैं। और ये एग्जाम्पल, मतलब ऐसा नहीं, भारत का भी एग्जाम्पल है 91 के बाद में, और रूस और चाइना का भी एग्जाम्पल है कि कैसे कैसे एक परफेक्ट मार्केट, भाई बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ नियर परफेक्ट मार्केट जरूरी है देश की उन्नति के लिए। इसके अगेंस्ट भी बहुत अच्छे आर्गुमेंट हैं। देखो अब मैंने ज्यादातर पॉजिटिव ये भी बताया, अभी नेगेटिव पे नहीं बोला हूं कि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट क्या है। पहला तो देखो, पहला है कि प्रॉफिट मोटिव, कि हर चीज का उद्देश्य से प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझने वाली, कि हर चीज का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं हो सकता। सरकारों का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि अगर सरकार को प्रॉफिट कमाना, तो सरकार से ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा पाएगा। रेलवे चला रहा है, रेलवे का टिकट बढ़ा दे, लोगों को जाना पड़ेगा मजबूरी में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, रेलवे को, रोडवेज को प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन सरकार के और उद्देश्य भी हैं। देश का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी देश में आए बढ़िया, देश में लोगों को रोजगार मिले, ठीक है, ये भी सरकार का एक उद्देश्य है। पब्लिक वेलफेयर हो। अब सरकार रेलवे या रोडवेज चलाती है, बसें चलाती हैं सस्ते रेट में, ये किस लिए, क्योंकि लोगों का भला। सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पब्लिक वेलफेयर है। इसलिए पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम सरकार को करने पड़ेंगे, ठीक है। इस वजह से ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये सब रोजगार क्रिएट करना सरकार का काम है, और अगर आप ऐसा काम करोगे, हर चीज प्राइवेटाइज कर जाओगे, तो पब्लिक वेलफेयर फिर कैसे होगा, फिर सरकार किस लिए बनाई गई, ठीक है। अब सरकार ऐसी तो नहीं है जैसे पुलिस स्टेट पहले माना जाता है कि सरकार का काम बस है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। अब हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सरकार हर चीज का ख्याल रखेगी। जो गरीब है उनका भी सरकार को ख्याल करना है, बेरोजगारों का भी ख्याल रखना है। ऐसे पीएसयू हेल्प इन सेल्फ रिलायंस, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है भारत में। लोग ये भूल जाते हैं कि जब भारत के अंग्रेज छोड़ के गए थे, भारत में कुछ भी नहीं बचा था, तब भारत में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने भारत में उद्योगों को बढ़ावा दिया, ठीक है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में स्टील प्लांट सरकार ने लगाया, सरकार ने इसरो बनाया, सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया ना। तो सरकार ने अपनी, कोई लगाने वाला नहीं था शुरुआत में, निवेश कौन करेगा ऐसी मार्केट में, तो सरकार ने अपना पैसा लगा के मारुति कार बनवानी शुरू की। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइवेट कंपनी जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी होना बहुत जरूरी है, कि वो चीजें जो प्राइवेट लोग नहीं, क्योंकि प्राइवेट जो उद्योगपति है वो तो बस प्रॉफिट वाले काम करेगा, जिसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा वो काम कौन करेगा फिर। तो सरकारों को पीएसयूज रखने चाहिए, प्राइवेट नेशनलाइज चीजें रखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेल्फ रिलायंस पे काम करते हैं ये, ठीक है।
नो जॉब सिक्योरिटी। देखो प्राइवेटाइजेशन अगर आप हद से ज्यादा कर दोगे तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, नौकरी की समस्या। और भारत में अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बड़ी चुनौती है, कि ज्यादा काम चले फास्ट या लोगों को रोजगार ज्यादा मिले। क्योंकि भारत में अभी के टाइम पे 67% लोग जो भारत की जनसंख्या है वो 35 साल से नीचे है, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं लोग। तो अगर आप प्राइवेटाइज करोगे इन चीजों को तो जो जॉब वैसे भी कम मिल रही है ऑलरेडी, तो उसमें भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो जॉब सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या होगी। इनइक्वालिटीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी मार्केट आप फ्री करते जाओगे उतनी असमानता बढ़ती चली जाएगी। तो ये भारत ने देखा, भारत दुनिया का अभी के टाइम पे बहुत जो अनइक्वल देश है, असमान देश, उसमें से एक है। जो 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, विश्व असमानता रिपोर्ट, उसमें बोला गया कि भारत में जो टॉप 10% लोग हैं, अमीर जो 10% लोग हैं, उनके पास भारत की 65% वेल्थ है। पूरा धन का 65% वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के पास में, बाकी के 90% लोग कैसी हालत में जी रहे हैं आप सोचो। ठीक है, और सबको पता भी है कि भारत में कोविड के बाद में, कोरोना के बाद में लोगों जो डेटा निकाला जाता है कि भारत में 12 से 13 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर सभी मिला के। जबकि बड़े उद्योगपतियों को आप देख लो, अंबानी अडानी, इनके सबके देख लो, ग्रोथ रेट उनका देख लो आप, मतलब भारत की ग्रोथ रेट 6 से 7% चलती है, उनकी ग्रोथ रेट जो चलती है वो चलती है 2000 3000 गुना, 2000 3000 गुना चलती है। तो ये इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, असमानता बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लास्ट है, ये रिस्क ऑफ मार्केट फेलियर। ये देखा गया कि उद्योगपति ऐसे बबल बनाते हैं कि वो चीजें मार्केट में है ही नहीं। शेयर मार्केट कभी ऐसे गिरती है वैसे गिरती है। 2008 में लोगों ने देखा कि अब कैसे अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, रिसेशन आया, मंदी आई। तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन करोगे और मार्केट को बिल्कुल ओपन करोगे, स्टेट कंट्रोल नहीं रहेगा, तब मार्केट फेलियर का भी रिस्क रहेगा इस चीजों का। तो ऐसी चीजें हैं। अभी एक चीज मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि 4 सेक्टर अभी के टाइम पे हैं जो सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने, कि उस स्ट्रेटेजिक सेक्टर, गवर्नमेंट का ये एम है लॉन्ग टर्म में कि इन सिर्फ 4 सेक्टर्स में सरकारी कंपनीज रहेंगी, बाकी सभी सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। ठीक है, और वो 4 सेक्टर है कौन, मैं ऐसे बोल देता हूँ। पहला तो है डिफेंस वाला, जिसमें डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये सब आ जाता है, डिफेंस सेक्टर हो गया। दूसरा सेक्टर है एनर्जी वाला सेक्टर, जिसमें कोयला है, मेन कोयले हो गया, और यूरेनियम वगैरह मैंने बता दिया, एटॉमिक एनर्जी में ही आ गया, तो वो पावर सेक्टर हो गया। पहला डिफेंस हो गया, दूसरा पावर सेक्टर है। तीसरा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी सरकारी कंपनियां रहेंगी, जैसे रेलवे रहेगी, थोड़ा थोड़ा करेंगे, प्राइवेट अलाउ करेंगे, लेकिन वो कंपनीज रहेंगी, रोडवेज में रहेंगी। और चौथा जो है वो हमारा है फाइनेंस, जिसमें बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर्स को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला गया। बाकी सभी सेक्टर्स को आगे चलकर उनको प्राइवेटाइज करना है। गवर्नमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डीपम बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, इसका काम ही होगा कि वो जो बाकी के सेक्टर्स है उसमें धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करें।